नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 2 दिसंबर 2023 है और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज द हिंदू में ये बीच वाला आर्टिकल काफ़ी ज़बरदस्त है। वैसे राइटर के थोड़े से व्यूज़ एक्सट्रीम भी हैं लेकिन अच्छे हैं। कैसे इंडिया की कैपेबिलिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं ब्यूरोक्रेसी लेवल पे, उससे संबंधित ये आर्टिकल है। और एक गुजराल डॉक्ट्रिन से संबंधित आर्टिकल है जो इम्पोर्टेंट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एक सिनेरियो है आपके लिए, आपको बताना है। आप देखो, एक डिस्ट्रिक्ट के डीएम हो जिसका नाम है जौनपुर। अब जौनपुर में ना G20 से संबंधित कुछ इवेंट होने वाली हैं, डेलीगेशन आने वाले हैं G20 के मेंबर कंट्रीज के। लेकिन इसी बीच दो धर्मों के लोगों के बीच में ना आपस में दंगा स्टार्ट हो जाता है। एक धर्म अपना कोई रिलीजियस प्रोसेशन निकालना चाहता था, रूट को लेके लड़ाई हो जाती है। ऑलरेडी टेंशन्स थी दो धर्म के लोगों के बीच में, लेकिन इस चीज को लेके कि जुलूस कहां से निकलेगा, रिलीजियस प्रोसेशन कहां से निकलेगा, आर्गुमेंट हुआ और वो आर्गुमेंट वायलेंस में तब्दील हो गया। दोनों धर्मों के लोग एक दूसरे के प्लेसेस ऑफ वर्शिप पर अटैक करने लगे, आग जलाने लगे। अब ऐसी सिचुएशन में सिक्योरिटी फोर्सेस तो कोशिश कर रही हैं कैसे ना कैसे करके सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए, बट आप उस डिस्ट्रिक्ट के यानी जौनपुर के डीएम हो, आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे बताइए। दंगे हो चुके हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस कोशिश कर रही हैं रोकने की, स्टेबिलिटी स्टैब्लिश करने की। आप डीएम हो, G20 की कुछ मीटिंग्स होने वाली है डेलीगेशंस की, क्या करोगे आप बताइए कमेंट बॉक्स में। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन स्टेट की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, स्टार्टिंग में ना एक बहुत बड़े पैराडॉक्स के बारे में मैं आपको बताता हूं। महेश नाम का एक पर्सन है, वो रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता है। उसे ना बहुत तरह की परमिशन और लाइसेंस लेने पड़ेंगे, जैसे फायर डिपार्टमेंट से, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट से, पोल्यूशन डिपार्टमेंट से, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से। इसके अलावा जीएसटी के लिए अलग से उसे जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। मतलब हमारे देश में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर घर बनाना है, बहुत तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना होता है। प्रोसेस बहुत कम्बरसम है, कॉम्प्लेक्स होती है। लेकिन देखो, पैराडॉक्स ये है, जहां इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को जनता को फॉलो करना होता है, ब्यूरोक्रेट्स यानी पब्लिक सर्वेंट्स हमारे देश में कम हैं। अब कायदे से इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको इंप्लीमेंट करवाने के लिए, इन्फोर्स करवाने के लिए तो पब्लिक सर्वेंट्स की संख्या ज्यादा होनी चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार तो देखो, राइटर कहते हैं पता भी नहीं होता। इवन जैसे एग्जांपल आपको देता हूं, एक ड्राइवर जो हर प्रकार के ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करता है, उसको भी कई बार नहीं पता होता कि कौन सी सड़क पर वन वे है। कुछ कुछ नए रूल्स लोकल ट्रैफिक डिपार्टमेंट लेकर आ जाता है और जिसका खामियाजा इवन ड्यूटीफुल ड्राइवर्स को भी भुगतना पड़ता है। इसके बाद राइटर थोड़ा ना डेटा की सहायता से ये एक्सप्लेन करते हैं कि पब्लिक सर्वेंट्स हमारे देश में कितने कम हैं। G20 में जितने मेंबर कंट्रीज हैं ना, पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो सबसे कम सिविल सर्वेंट्स हमारे देश में हैं। आप कंपेयर कर लीजिए इंडोनेशिया और चाइना के साथ। इंडोनेशिया और चाइना में टोटल एम्प्लॉयमेंट में जितनी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है ना, मतलब टोटल वहां पे जितने वर्कर्स हैं और उनमें से कितने सरकारी लोग हैं, इंडिया में संख्या आधी है। टोटल एम्प्लॉयमेंट में पब्लिक सेक्टर का शेयर बहुत कम है। और अगर यूके से हम कंपेयर करें तो इंडिया का आंकड़ा 1/3 मिलेगा। अगर यूके में 1 लाख जॉब में से 1000 जॉब सरकारी है ना, तो इंडिया में 1 लाख जॉब्स में से सिर्फ 333 जॉब्स सरकारी हैं। और कंपैरिजन के हिसाब से चाइना और इंडोनेशिया में 1 लाख में से 666 जॉब जो हैं वो सरकारी हैं। अगर इंडिया में 10 लाख लोगों के पीछे सिर्फ 1600 सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्सनल है ना, तो यूएस में 10 लाख लोगों के पीछे 7500 सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं। इवन देखो, अगर आप दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज से भी कंपेयर करोगे ना, इंडिया में आपको पर कैपिटा कम डॉक्टर मिलेंगे, पर कैपिटा कम टीचर मिलेंगे, पर कैपिटा कम टाउन प्लानर मिलेंगे, पुलिस, जज, फायर फाइटर, इंस्पेक्टर फॉर फूड एंड ड्रग्स एंड रेगुलेटर्स, सबकी संख्या कम है पर कैपिटा के हिसाब से। मतलब जितने होने चाहिए ये सारे लोग उतने हमारे देश में नहीं है। इसी वजह से टैक्स टू जीडीपी भी कम है।
और पब्लिक एक्सपेंडिचर भी सरकार कम करती है, मतलब सरकार को जितना खर्चा करना चाहिए जनता के लिए उसके कंपैरिजन में सरकार कम खर्चा करती है। इसके बाद राइटर इवन कैपेबिलिटी का पॉइंट भी रेज करते हैं। हमारे देश में ना सरकार कई बार छोटी से छोटी सर्विस भी नहीं प्रोवाइड कर पाती, आउटसोर्स कर देती है। मतलब छोटी से छोटी चीज का काम ना प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाता है कि आप करिए, आप ज्यादा एफिशिएंटली करोगे, हमसे नहीं हो पा रहा है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, पासपोर्ट ऑफिस पहले सरकार संभाला करती थी, लेकिन बहुत करप्शन हुआ करता था, पासपोर्ट मिलने में बहुत समय लग जाता था। आज के समय में टीसीएस संभालती है पासपोर्ट का सारा काम, मतलब लास्ट में पुलिस वेरिफिकेशन तो सरकार ही करती है। कई सारे राज्यों में इवन प्राइमरी हेल्थ का जो काम है ना, वो भी सरकार ने आउटसोर्स कर दिया है, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया है। गांव में प्राइमरी हेल्थ का काम। तो सरकार की जो कैपेबिलिटी है ना, उस पर क्वेश्चन उठते हैं। अब एक डिबेट चलती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। वो बोलते हैं सरकार ज्यादा खर्च करे हेल्थ पर, एजुकेशन पर, सोशल सिक्योरिटी पर, स्कीम्स ज्यादा चलाए गरीब जनता की भलाई के लिए। लेकिन ना दूसरे एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं, अरे सरकार स्कीम चलाएगी जनता की भलाई के लिए तो क्या होगा, करप्शन हो जाएगा, ब्यूरोक्रेट्स पैसे खा जाएंगे, सरकार के पास कैपेबिलिटी नहीं है, ऑलरेडी इतनी सारी स्कीम्स सरकार ने चलाई थी, आज तक कोई रिजल्ट नहीं निकला और स्कीम्स चलाने का फायदा नहीं है। इवन राजीव गांधी भी कह के गए थे 100 रुपए हम भेजते हैं यहां से, बहुत कम पहुंचते हैं जनता के पास में, तो स्कीम्स चलाने का क्या फायदा। ये डिबेट चलती है। कुछ लोग कहते हैं स्कीम्स चलाए सरकार, हेल्थ पे खर्च करे, एजुकेशन पे खर्च करे, लेकिन दूसरे एक्सपर्ट्स बोलते हैं मत चलाए सरकार, क्योंकि चलाएगी तो करप्शन होगा, कोई आउटकम नहीं निकलेगा। आप देखो कोई भी आंकड़ा देख लीजिए, चाइल्ड एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, फार्म की प्रोडक्टिविटी, ट्रैफिक कंडीशन, क्राइम रेट, हर जगह आपको लगेगा कि सरकार बेहतर कर सकती थी, सरकार की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। अब देखो इस आर्टिकल में ना अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस आते हैं। हाल ही में ना एक बुक आई टीवी सोमनाथन और गुलजार नटराजन की, 2 आईएएस ऑफिसर्स, इन्होंने बुक लिखी स्टेट कैपेबिलिटी इन इंडिया। इस बुक में ये बताते हैं प्रॉब्लम आखिरकार है कहां पे। इंडिया में देखो एक दिक्कत ये है, कई बार कई सारे डिपार्टमेंट्स में ना बहुत ज्यादा पावर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। मतलब सेम ही डिपार्टमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रहा है और सेम ही डिपार्टमेंट पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर रहा है। अब देखो सेम डिपार्टमेंट ने पॉलिसी इंप्लीमेंट की, वो क्या करेगा, उसी ने पॉलिसी बनाई है, तो इंप्लीमेंटेशन में अगर प्रॉब्लम भी आएगी ना, तो डिपार्टमेंट जनता के सामने बताएगा नहीं, क्योंकि सारी जिम्मेदारी उन्हीं के सामने थी, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना भी, इंप्लीमेंट करना भी। तो डिपार्टमेंट की गलतियां कभी जनता के सामने नहीं आएगी, अकाउंटेबिलिटी कभी उस डिपार्टमेंट की फिक्स नहीं होगी। लेकिन आप एक और एग्जांपल देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट है यूनियन लेवल पे, अब मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट को लीड कर रहे हैं नितिन गडकरी। मिनिस्ट्रियल लेवल पे डिसाइड हो गया कि ये हाईवे हम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली से मुंबई तक का मिनिस्ट्री लेवल पे डिसीजन ले लिया गया, पॉलिसी बना दी गई कि हाईवे बनाना है। उसके बाद काम है अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, इस चीज को इंप्लीमेंट करना, ये हाईवे अच्छे से बनवाना। पॉलिसी अलग लेवल पे बनी, इंप्लीमेंटेशन अलग लेवल पे बना। कोई दिक्कत भी आएगी ना इंप्लीमेंटेशन में, तो मिनिस्ट्री जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेगी कि हमने आपको काम दिया था, आपने क्यों नहीं किया टाइम पे, आपने करप्शन क्यों किया। यह चीज काम कर रही है। क्यों काम कर रही है? क्योंकि पॉलिसी बनाने वाले अलग लोग हैं, इंप्लीमेंट करने वाले अलग लोग हैं। इवन दूसरे देशों में भी ऐसे ही है, ऑस्ट्रेलिया में, मलेशिया में, यूके में, यहां पे पॉलिसी मेकिंग का काम अलग ऑफिसर्स करते हैं, अलग डिपार्टमेंट करता है, और इंप्लीमेंटेशन अलग डिपार्टमेंट के पास में है, अलग ऑफिसर्स के पास में है। इससे क्या होता है, चेक्स एंड बैलेंस आते हैं। बट हमारे देश में पूरी तरह से ये चीज इंप्लीमेंट नहीं है। इसी वजह से कई बार करप्शन काफी ज्यादा होता है, डिले होता है, कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है तो भी मिनिस्ट्री छुपा लेती है, क्योंकि उसी की वजह से कॉस्ट इंक्रीज हुई है, वो जनता के सामने लाती नहीं है। अदरवाइज तो देखो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कॉस्ट इंक्रीज करेगी तो मिनिस्ट्री पूछेगी ना कि आपने कॉस्ट क्यों इंक्रीज करी। लेकिन अगर सेम डिपार्टमेंट सारे काम करेगा तो वो छुपा लेगा चीजों को, गलतियों को बाहर ही नहीं आने देगा। फिर राइटर एक चीज ये सजेस्ट करते हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है ना, मतलब फ्रंटलाइन वर्कर्स का मतलब वो वर्कर नहीं जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, जैसे इस केस में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो इंप्लीमेंट करते हैं, उनको आप थोड़ी सी पावर दो, उनको आप फाइनेंशियल पावर दो, उनको आप एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दो, ताकि ये इंप्लीमेंट करने वाले लोग भी प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव कर सकें इनोवेशन के साथ में।
फिर नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, देखो जो टॉप पॉलिसी मेकर्स है ना, उनके पास में ना लेटेस्ट टेक्नोक्रेटिक स्किल्स नहीं होती। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, देखो जैसे बिग डेटा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इनसे संबंधित अब कानून बनाने हैं, तो आपको लगता नहीं कि मिनिस्टर्स, इवन सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को भी इन टेक्नोलॉजीज के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता कि कैसे कानून बनाए जाएं, क्या क्या रिपरकशंस हो सकती हैं। तो सरकार कई बार क्या करती है, सरकार ना कंसल्टेंसी फर्म को हायर करती है। जैसे इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज़ थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना 500 करोड़ रुपए कंसल्टेंसी में दे दिए कुछ फर्म्स को, जिनके नाम भी दिए गए हैं, जैसे प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, ये सारे नाम हैं, मैकिन्से। इनसे ना सरकार ने राय ली थी, कंसल्ट किया था कि कैसे कानून बनाने चाहिए, कैसे सरकार चलाई जाए। देखो ये चीज़ तो सच है, आपको पता है इतनी नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नए नए युद्ध हो रहे हैं, तो सरकार को कई बार समझ में नहीं आता कि कैसी पॉलिसी बनाएं, कैसे कानून बनाए जाएं। उनके पास, उनको अपनी जनता के लिए भी टाइम देना है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी टाइम देना है। तो ना राइटर कहते हैं बजाय इसके कि कंसल्टेंसी फर्म से हायर किया जाए टेम्परेरी बेसिस पे, सारे डिपार्टमेंट तो करते भी नहीं होंगे कंसल्टेंसी फर्म से कंसल्ट, हमें ना आवश्यकता है एक्सपर्ट्स की सरकार के अंदर। हमें टेक्नोक्रेट्स की आवश्यकता है, जैसे नंदन नीलंकनी आए, वो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें लेके आए, टेक्नोक्रेट थे। तो ऐसे ही टेक्नोक्रेट्स ना सरकार में काम करने के लिए आते रहने चाहिए, लेटरल एंट्री से मिड लेवल पे आते रहने चाहिए। मिड लेवल पे वो आते रहेंगे, अपना एक्सपीरियंस लेके आएंगे, नई नई चीजों के बारे में अपना तजुर्बा लेके आएंगे, तो बेहतर पॉलिसीज बनेंगी। समझ गए? ये देखो यही पॉइंट है कि मिड लेवल पे और सीनियर लेवल पे ना आते रहने चाहिए लेटरल एंट्री के थ्रू ऑफिसर्स। और इवन देखो जो IRS ऑफिसर हैं, इंडियन इकोनॉमी के ऑफिसर्स हैं, अगर इनके अंदर टैलेंट है ना, तो इनको भी मौका मिलना चाहिए बड़े पदों पर काम करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ पोस्ट सिर्फ IAS के लिए रिजर्व्ड हो। दूसरी सर्विस के भी कुछ बेहतर ऑफिसर्स हैं, उनके पास टैलेंट है, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। फिर राइटर कहते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग मिलनी चाहिए IAS ऑफिसर्स को। मिशन कर्मयोगी में यह प्रोविजन भी है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन अभी तक ज्यादा अच्छे से नहीं हुआ है मिशन कर्मयोगी का। लास्ट में राइटर कहते हैं, अभी तो है, मतलब कुछ स्लाइड्स और भी हैं, जैसे देखो सेबी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये क्या है, ये रेगुलेटर्स हैं। जैसे सेबी जो है स्टॉक मार्केट को ओवरसाइट करता है, यहां पर भी स्टाफ की संख्या काफी कम है। जैसे यूएस में स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए 4500 लोग हैं यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन में, बट हमारे देश में सेबी में ना सिर्फ 800 लोग हैं। हमारे देश में RBI में 7000 लोग काम करते हैं, लेकिन यूएसए के सेंट्रल बैंक में ना 22,000 लोग काम करते हैं। अब एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट वाला, देखो वो बॉडीज जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को ओवरसाइट करते हैं, जैसे अपना कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, ये डिपार्टमेंट देखता है कि पैसे सही जगह पे खर्च किए गए हैं, नहीं किए गए हैं, जो ऑब्जेक्टिव थे उसको अचीव किया गया, नहीं किया गया है। कई बार ना ये जो ओवरसाइट बॉडीज है ना, जैसे कैग है, ये चीजों को ना अच्छे से ऑडिट नहीं करते। ये ना छोटी छोटी चीजों को पकड़ लेते हैं, बट कंटेक्स्ट नहीं देखते कि IAS ऑफिसर्स ने या दूसरे सिविल सर्वेंट्स ने किस कंटेक्स्ट में ये डिसीजन लिया है। अब कई बार क्या होता है, जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, अब मिलिट्री है इंडिया की, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, इनको हथियार प्रक्योर करने हैं और जल्दी प्रक्योर करने हैं। पता लग गया प्रोसेस में कि प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया है, हालांकि यह भी पता लग गया कि करप्शन नहीं हुआ है, लेकिन जो प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए था वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है। तो ना इनके पास में अब 2 ऑप्शन हैं, या तो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है तो फिर दोबारा से सारी प्रोसेस चलाई जाए। ऑलरेडी 3 साल लग गए थे इस प्रोसेस में, लेकिन अब जाके पता लगा प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। तो या तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि फिर से प्रोसेस स्टार्ट की जाए, फिर से 3-4 साल लगेंगे यहां तक आने में। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि अभी हथियारों की अर्जेंट आवश्यकता है, तो अभी हथियार परचेज कर लिए जाएं। लेकिन कैग जब ऑडिट करेगी ना, कैग ये चीज नहीं देखेगी कि क्यों डिसीजन लिया गया, हथियारों को क्यों प्रोक्योर किया गया, क्योंकि अर्जेंट आवश्यकता थी। कैग इस चीज को इग्नोर कर देगी, लेकिन इस चीज पे फोकस करेगी कि प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। तो पॉइंट यहां पर यही है, ये जो ओवरसाइट वाली बॉडीज है ना, जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, CBI है या फिर कैग है, ये कंटेक्स्ट को इग्नोर कर देते हैं कि ब्यूरोक्रेट ने किस कंटेक्स्ट में डिसीजन लिया।
कंटेक्स्ट को आप इग्नोर कर दोगे, फिर डिसीजन आपको लगेगा कि सही नहीं था, लेकिन सरकमस्टांसिस के हिसाब से सिचुएशन देखोगे तो वो डिसीजन आपको सही मिलेगा। तो इस वजह से ना इन बॉडीज के डर से ना ब्यूरोक्रेट्स बहुत बार ना डिसीजन लेते ही नहीं है। इससे सरकार में बहुत नुकसान हो जाता है। उनको लगता है कि यार गलत डिसीजन लेने से क्या फायदा, बाद में जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, हमारे खिलाफ बिना काम की जांच बैठ जाएगी, ऐसा लगेगा कि हमने करप्शन किया है। इसलिए ना ब्यूरोक्रेट्स अच्छे डिसीजन कभी नहीं लेते, वो सिर्फ अपनी स्किन बचाने की कोशिश करते हैं। बस हमारा नाम ना आ जाए, चाहे सरकार को 10,000 करोड़ का नुकसान हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमारा नाम नहीं आना चाहिए इस चीज में। इस सोच के साथ ब्यूरोक्रेट्स चलते हैं और सरकार को भारी नुकसान हो जाता है। इसलिए ना ये ओवरसाइट वाली बॉडीज हैं, कैग, सीबीआई, इनको ना एक मौका देना चाहिए ब्यूरोक्रेट्स को कि आप बताइए किस सरकमस्टांसिस में, किस कंटेक्स्ट में आपने डिसीजन लिया, क्योंकि कई बार डिसीजन अच्छे होते हैं कंटेक्स्ट को अगर हम कंसीडर करें तो। फिर एक पॉइंट आता है पॉलिटिकल विल वाला। अब बहुत बार क्या होता है, अब जैसे ब्यूरोक्रेट्स रिटायर हो गए 60 की एज में, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉय होता है रिटायर हो जाता है 58 की एज में, लेकिन कई बार ना सीनियर जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना, जो रिटायर होने वाले होते हैं, उनको लालच होता है कि यार अभी तो मैं काम कर सकता हूं, मैं सरकार की चापलूसी करता हूं, बदले में सरकार हो सकता है मुझे कोई और असाइनमेंट दे दे। तो इस लालच के चलते बस वो सरकार का कहना मानना स्टार्ट कर देता है, वो अपनी जो ड्यूटी करनी चाहिए वो ड्यूटी नहीं करता, बस सरकार की चापलूसी करता रहता है। तो ये चीज खत्म होनी चाहिए। अब इसकी जगह क्या हो सकता है, राइटर कहते हैं रिटायरमेंट एज इंक्रीज कर दो, मेरे हिसाब से 65 कर दो। इससे क्या होगा, जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं ना सरकार की चापलूसी करना छोड़ देंगे। और लास्ट में तो एक एक्सट्रीम पॉइंट राइटर देते हैं, वो कहते हैं अभी ना पब्लिक सेक्टर में ना सैलरीज ज्यादा हैं। लास्ट 2 पे कमीशंस की वजह से पब्लिक सेक्टर में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी ज्यादा है। अगर बिल्कुल टॉप लेवल पे अगर हम छोड़ दें, हायरार्की में जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स हैं ना उनका छोड़ दें, तो बाकी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी ज्यादा है सरकारी डिपार्टमेंट में। प्राइवेट सेक्टर में सैलरीज कम हैं। तो बहुत बार ना ऐसे लोग भी सरकारी डिपार्टमेंट में काम करने आ जाते हैं जिनका पर्पज सोशल नहीं है, वो वास्तव में जनता के लिए काम नहीं करना चाहते, वो सिर्फ इसलिए सरकारी जॉब में आए हैं क्योंकि उनका मकसद है कि हाँ यहां पे काम कम है, स्टेबिलिटी है, रिस्क कम है और पैसा ज्यादा है। लेकिन यह कारण बनता है इनएफिशिएंसी का। प्राइवेट सेक्टर अच्छे से काम क्यों कर पाता है, क्योंकि वहां पे ना काम के हिसाब से इंसेंटिव मिलता है, बोनस मिलता है। बट ये चीज पब्लिक डिपार्टमेंट में काम नहीं करती, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी सैलरीज ज्यादा होती हैं, काम कम होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो ना आप एक काम करो, राइटर एक्सट्रीम सजेशन देते हैं कि सरकारी डिपार्टमेंट्स में ना सैलरी कम कर दो। कम करने का मतलब ये नहीं है कि घटा दो, लेकिन अगला जो पे कमीशन आएगा ना उसमें आप सैलरी ज्यादा इंक्रीज मत करो। इससे क्या होगा, कि सिर्फ अच्छे लोग आए। मतलब अगर सरकार में सैलरी कम मिलेगी ना, तो सिर्फ जिनका मकसद है सरकार में काम करने का वही लोग सरकार में काम करने के लिए आएंगे, सैलरी की इच्छा से नहीं आएंगे। जिनको सैलरी की इच्छा है वो चले जाएंगे प्राइवेट डिपार्टमेंट में काम करने के लिए। ये सजेशन राइटर देते हैं। सिर्फ सोशली ड्रिवन लोग आने चाहिए सरकार में काम करने के लिए, ना कि स्टेबिलिटी या सैलरी की इच्छा से। यह तभी पॉसिबल होगा जब सरकार में काम करने वाले लोगों की सैलरीज प्राइवेट सेक्टर से कम होगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। आप बताइए आपके क्या सजेशंस हैं। मतलब राइटर ने जो बहुत सारे पॉइंट्स दिए, क्या आप उनसे इत्तेफाक रखते हो या फिर आपको लगता है कि नहीं बहुत एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में। इसके बाद देखो अगला जो आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं वो गुजराल डॉक्ट्रिन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। 30 नवंबर को ना 11वीं डेथ एनिवर्सरी थी आई के गुजराल की। आई के गुजराल 12वें प्राइम मिनिस्टर भारत के, 1 साल से भी कम के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे। और जब हम भारत के प्राइम मिनिस्टर्स की बात करते हैं ना, तो आई के गुजराल का ज़्यादा जिक्र नहीं होता। बट देखो फॉरेन पॉलिसी में इनका जिक्र जरूर होता है, क्योंकि इन्होंने एक डॉक्ट्रिन दिया था, गुजराल डॉक्ट्रिन। देखो प्रधानमंत्री बनने से पहले ना ये 2 बार एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी रहे। वीपी सिंह की सरकार थी और उस सरकार में ये 5 दिसंबर 1989 से लेके 19 दिसंबर 1990 तक, और बाद में एचडी देवगौड़ा की सरकार में 1 जून 1996 से लेके 21 अप्रैल 1997 तक ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रहे। और जब ये दूसरी बार विदेश मंत्री के तौर पे काम कर रहे थे ना, तभी इन्होंने अपना डॉक्ट्रिन दिया, गुजराल डॉक्ट्रिन।
समझ गए? एज ए प्रधानमंत्री नहीं, एज ए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर इन्होंने अपना ये डॉक्ट्रिन दिया था, गुजराल डॉक्ट्रिन। गुजराल डॉक्ट्रिन बताता है कि इंडिया की अप्रोच क्या होनी चाहिए अपने पड़ोसियों के प्रति। 5 प्रिंसिपल्स हैं गुजराल डॉक्ट्रिन में। इन्होंने अपना ये डॉक्ट्रिन दिया था लंदन में सितंबर 1996 में। कौन कौन से 5 प्रिंसिपल्स हैं? देखो, सबसे पहले, इंडिया अपने नेबर्स को दे और बदले में कुछ एक्सपेक्ट ना करे। वैसे देखो, इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको भी पता है क्या होता है, ट्रांजैक्शनल काम चलता है कि इंडिया ने उसकी हेल्प कर दी, बदले में वो हमारे लिए कुछ करेगा। एक हाथ दे एक हाथ ले वाली सिचुएशन होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में। फ्री में कोई एक दूसरे के लिए काम नहीं करता। लेकिन ना, गुजराल डॉक्ट्रिन का पहला प्रिंसिपल ये है, इंडिया के जो पड़ोसी हैं, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, इनके लिए इंडिया जो भी करे ना, जैसे इनको ग्रांट दे दी, इंडिया बदले में कुछ एक्सपेक्ट ना करे। इंडिया डजंट आस्क फॉर रेसिप्रोसिटी। बदले में कुछ इंडिया इनसे मांगे नहीं कि हमने आपके लिए ये किया है तो आप हमारे लिए ये कीजिए। नहीं, सिर्फ गुड फेथ एंड ट्रस्ट में इंडिया हमारे पड़ोसियों की हेल्प करे। दूसरा, कोई भी साउथ एशियन कंट्री अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देगा किसी दूसरे देश के इंटरेस्ट के अगेंस्ट। चाइना के कंटेक्स्ट में आप ये पॉइंट देखिए, जैसे इंडिया ने अपने पड़ोसी देशों को बोला, जैसे नेपाल को, कि आप अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने दोगे इंडिया के अगेंस्ट। ऐसा ना हो कि चाइना आपकी धरती का इस्तेमाल करे हमें नुकसान पहुंचाने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा प्रिंसिपल, कोई भी देश किसी दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। जैसे इंडिया पे आरोप लगता था, इंडिया बिग ब्रदर का रवैया अपनाता है, पड़ोसी देशों की पॉलिटिक्स में इंडिया इंटरफेयर करता है। इंडिया के फेवरेट्स हैं कि नेपाल में ये प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ये पार्टी सत्ता में आनी चाहिए। तो गुजराल डॉक्ट्रिन का तीसरा प्रिंसिपल है, भैया हम तो इंटरफेयर नहीं करेंगे और कोई भी देश किसी दूसरे देश के मामलों में, इंटरनल मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा। चौथा प्रिंसिपल, साउथ एशिया में सभी देश एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी का सम्मान करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया ने अपनी फोर्सेस नेपाल से बिना पूछे नेपाल के बॉर्डर के पार भेज दी, ऐसा कुछ नहीं होगा। सभी देश एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और एंड सोवरेनिटी का सम्मान करेंगे। और सबसे लास्ट प्रिंसिपल, जो भी डिस्प्यूट्स है ना, उनको सेटल डाउन किया जाएगा पीसफुल बायलेटरल नेगोशिएशंस के थ्रू। तो ये 5 प्रिंसिपल्स हैं गुजराल डॉक्ट्रिन में। अब देखो, एक चीज यहां पे, पहला जो प्रिंसिपल है ना, कि इंडिया अपने पड़ोसी देशों को सिर्फ देगा, बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेगा, इस प्रिंसिपल में ना गुजराल ने पाकिस्तान को इंक्लूड नहीं किया था। यह बात गुजराल ने बोली सिर्फ बाकी देशों के लिए, पाकिस्तान को छोड़कर। गुजराल डॉक्ट्रिन देखो इसलिए दिया गया था क्योंकि आप ज्योग्राफी भी देखोगे ना, इंडिया इतना बड़ा पॉपुलेशन वाला देश, साइज भी इंडिया का बहुत बड़ा, तो बाकी पड़ोसी देश ना, उनमें एक इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स था कि यार इंडिया तो बिग ब्रदर का रवैया अपना रहा है, इंडिया डोमिनेट कर रहा है हमारे ऊपर अपने साइज की वजह से, अपनी पॉपुलेशन की वजह से। तो ये डर हटाना जरूरी था पड़ोसी देशों में। इसी डर को हटाने के लिए ये डॉक्ट्रिन आया था, गुजराल डॉक्ट्रिन, ताकि एक ट्रस्ट पैदा हो पड़ोसी देशों के साथ में। गुजराल ने बोला कि दूसरे देशों के इंटरनल अफेयर्स के ऊपर बोलने की कोई जरूरत नहीं है और डायलॉग चलते रहना चाहिए। वैसे देखो, गुजराल ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन इंप्लीमेंट वैसे ये डॉक्ट्रिन पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में भी किया था। जैसे उस समय पाकिस्तान के लिए भारत ने बहुत कुछ किया, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए अपने आप से, जबकि पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तानी टूरिस्ट को इजाज़त दी गई इंडिया विजिट करने के लिए ग्रुप्स में। पाकिस्तानी बिजनेसमैन के लिए ट्रैवल करना और आसान बना दिया। यानी बहुत सारी चीज़ें उस समय इंडिया ने पाकिस्तान के लिए भी की और पाकिस्तान के साथ भी डायलॉग चालू रखा। इसके बाद राइटर कहते हैं, देखो गुजराल डॉक्ट्रिन देखने को मिला बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इन सब देशों के साथ रिश्ते सुधारने में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1977 में ना वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच। बाद में लैप्स हो गया, इसे रिन्यू करना था, लेकिन रिन्यू हो नहीं पा रहा था, एक्सटेंड किया जा रहा था बार बार। लेकिन 30 साल बाद 12 दिसंबर 1996 को ये एग्रीमेंट फिर से साइन किया गया इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। इस एग्रीमेंट से पहले गुजराल डॉक्ट्रिन आया था और उससे एक ट्रस्ट का वातावरण बना और ये एग्रीमेंट साइन हो उसका।
एग्रीमेंट के तहत ही भूटान से कंसेंट ली गई कि एक नहर हम बना देते हैं अलग से, जिसकी सहायता से बांग्लादेश की रिवर से पानी आएगा गंगा में, और गंगा में पानी का लेवल जो कम हो रहा था उसे इंक्रीज किया जा सकता है। तो इसके लिए भूटान की सहमति ले ली गई। नेपाल को कैसे शांत किया गया इस डॉक्ट्रिन के बाद? नेपाल को बोला गया कि हम कंट्रोवर्शियल महाकाली ट्रीटी जो है नेपाल के साथ में, उसे रिवाइज करने के लिए तैयार हैं। तो नेपाल ने इस चीज़ को काफ़ी अच्छा माना था कि हाँ, अब इंडिया सही में अच्छी इंटेंशंस के साथ हमसे दोस्ती मेंटेन करना चाहता है। इसके बाद राइटर बोलते हैं, इंडिया चाहता तो अपने पड़ोसी देशों से फेवर मांग सकता था बदले में। जैसे बांग्लादेश का एग्जांपल लीजिए, हमने बांग्लादेश के साथ रिवर के पानी के बंटवारे को लेकर एग्रीमेंट साइन किया। हम बोल सकते थे कि नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए आप हमें कॉरिडोर प्रोवाइड कीजिए, ताकि रास्ता छोटा हो सके वेस्ट बंगाल से नॉर्थ ईस्ट में अगर जाना हो तो। लेकिन इंडिया ने नहीं मांगा एक्सेस बांग्लादेश से कि आप हमें अपनी टेरिटरी का एक्सेस दीजिए नॉर्थ ईस्ट को एक्सेस करने के लिए। बाद में देखो हमारे जो प्रधानमंत्री आए, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, इवन नरेंद्र मोदी, सबने कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पर गुजराल डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल किया है। माले में 1997 में गुजराल की उस समय के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से बात हुई थी, तो उन्होंने एक चीज़ बोली, गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले। मतलब बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए, डायलॉग को लगातार कंटिन्यू रखने के पक्ष में थे। क्रिटिसिज्म भी होता है गुजराल डॉक्ट्रिन का। क्रिटिसिज्म देखो इसलिए होता है कि कई बार ना कुछ लोग बोलते हैं कि वो ना ब्यूरोक्रेट्स को और फॉरेन अफेयर की जो ब्यूरोक्रेसी है ना, उन्हें कन्विंस नहीं करवा सके कि हाँ ये डॉक्ट्रिन अच्छा है, इसे इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है, इससे फायदा होगा। इसलिए पूरे दिल से इस डॉक्ट्रिन को कभी इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका। दूसरा आरोप यह लगता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर बहुत सॉफ्ट थे, इसी वजह से उन्होंने इंडिया को वल्नरेबल छोड़ दिया, और जिसका खामियाजा बाद में हमें भुगतना पड़ा। बहुत सारे टेरर अटैक्स हुए। पाकिस्तान में इस डॉक्ट्रिन को इस प्रकार से लिया गया कि इंडिया पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है और बाकी पड़ोसी देशों के साथ में रिश्ते मजबूत कर रहा है। तो गुजराल डॉक्ट्रिन तो देखो इतना ही है। बाद में एक दो किस्से बताए जाते हैं गुजराल के बारे में। जैसे एक बार ना उन्होंने ब्रिटेन को बोल दिया था, ये कुछ नहीं है, ब्रिटेन जो है एक थर्ड रेट पावर है, मतलब तीसरे दर्जे का देश है, जो अपनी दुनिया में गुम है, धोखे में जी रहा है कि हाँ भाई हमारी पास्ट में ग्लोरी थी। ये बात उन्होंने तब बोली थी ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन के एक मिनिस्टर ने ना एक बार ये ऑफर दिया था कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में हम मीडिएट करवा सकते हैं कश्मीर इशू को लेके। इंडिया देखो कभी कश्मीर को इशू नहीं मानता। इंडिया कहता है कि टेररिज्म एक इशू है, कश्मीर इज नॉट एन इशू बिकॉज कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया। तो जब इन्होंने ब्रिटेन के मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी, फॉरेन मिनिस्टर ने, रॉबर्ट कुक ने, तो सुना दी थी आई.के. गुजराल ने। बोला था कि ब्रिटेन जो है वो तीसरे दर्जे का देश है, थर्ड रेट पावर है, जो भूलेखे में जी रहा है, अपनी पास्ट ग्लोरी में कभी हम महान हुआ करते थे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने गुजराल डॉक्ट्रिन से संबंधित डिस्कस किया। यूपीएससी इस पे सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछ सकती है, तो इसलिए एक बार आप क्वेश्चंस देख लीजिए। ये दो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहला तो देखो गुजराल डॉक्ट्रिन से संबंधित है, और दूसरा क्वेश्चन पैराडॉक्स, जो जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वैसे देखो इंडिया के स्टेट की जो ब्यूरोक्रेसी है वो ओवरसाइज्ड है, लेकिन कैपेबिलिटी काफ़ी कम है। तो इसके बारे में आपको बताना है क्या रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है 250 वर्ड्स में, और pwonlyas.com पे जाके आप क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। दूसरों के आंसर्स पे कमेंट कीजिए, वहाँ पे मॉडल आंसर देखिए। थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा लॉन्ग टर्म में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कैसे लगी आपको डिस्कशन आप कमेंट बॉक्स में बताइए। एक नई डिस्कशन के साथ हम मिलते हैं मंडे को। अभी के लिए इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।